मैं शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11th की हिंदी अनिवार्य की पुस्तक आरोह का चैप्टर स्पीति में बारिश, जो एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें ये लिखा हुआ है कृष्णनाथ का, जिसमें इस वीडियो में आपको मैं कृष्णनाथ के जीवन परिचय के साथ साथ में इस पाठ की व्याख्या और इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं वो भी बताऊंगी। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सके। हम प्रारंभ करते हैं कृष्णनाथ का जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ सन 1934 में वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। इनकी जो लिखी हुई प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन भी किया है इन्होंने। इनको जो सम्मान मिला है वो लोहिया सम्मान मिला है। इनकी मृत्यु हुई सन 2016 में। हम प्रारंभ कर रहे हैं इनके जीवन परिचय को। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में MA के बाद उनका झुकाव हुआ समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में इनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से उनका जुड़ाव भी रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और व्रज यानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उनमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। यायावर बच्चों कहते हैं ऐसा घुमक्कड़ इंसान जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, ऐसा घुमंतु इंसान जिसका कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होता और वह हमेशा नए नए रास्तों की तलाश में फिरता रहता है, उसको कहते हैं यायावर। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहां वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहां का अध्ययन करते चलते हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियां होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह भी स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। ये जो हम इसमें पढ़ेंगे स्पीति में बारिश, ये इनका एक यात्रा वृत्तांत है। हम ने अभी पढ़ लिया है कृष्णनाथ के जीवन परिचय के बारे में। अब हम स्पीति में बारिश मूल पाठ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का यह योग भी आकस्मिक है। इनमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंघ्य भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है तब भी लाहौल स्पीति का योग प्राय वायरलेस सेट के जरिए है जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्राय असंभव है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब यह साम्राज्य टूटे तो यह स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्राय लद्दाख मंडल और कभी कश्मीर मंडल, कभी बुसहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्राय स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल इसका संहार भी करता है। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था तो उसके आते आते वह अल्प बसंत बीत जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का
तरीका वही था जो तुपचिलिंग गोनपा में मैंने देखा। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुसी हदसकर आंख बंद कर चांगमा का तनाव पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आंख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग भी छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहां के विहारों को लूटा। यह अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 1971 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया है। इंपीरियल गैजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार यह क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में यह प्रति वर्ग मील 200 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेजों को यह 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिमी तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश करना चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1886 में कुल्लू लाहौल स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुप्रीडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से यह नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनो को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। यह देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 यानी कि 42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। यह पहाड़ उसे पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसके मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूर्व में तिब्बत में बहती है। वहां से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुसहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज से मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। प्रीति मतलब प्रेम। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है। अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रही हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। अचरज यह नहीं कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज यह है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब भी स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहां रहते क्यों हैं। 8-9 महीने शेष दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं। लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें। वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं? क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं? अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि कहीं और जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ यह सब कारण है? मैं नहीं जानता। मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज को
भले सिद्ध कर सके, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों? ज्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क है। अतर्क मतलब जिस पर हम तर्क नहीं कर सकते, तर्क के परे है। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहुल से ज्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं, वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं? वे यह जान ले कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है, जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, वह सब हिमालय नहीं है, हिमालय का तलुआ है। शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है, वह तलहटी है। रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियां हैं। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिघम के अनुसार लाहुल की समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियां स्पीति को घेरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझे। 12 लाचे दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया है। इस पर्वत श्रेणी में दो चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं यह बौद्धों के मौने मंत्र के नाम पर तो नहीं है? ओ मणि पद्मे हूं, इनका बीज मंत्र है। इसका बड़ा महात्म्य है, यानी कि इसका बहुत ये अपना महान स्थान रखती है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि यह नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। इंपीरियल गजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। यह तो इस श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई होगी। पूरी श्रेणी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी। इनमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं, उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट से अधिक है। कई गांव समुद्र की तरह 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। यह मध्य हिमालय है। इसमें स्पीति स्थित है। इसके पार बाह्य हिमालय दिखता है। इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची बताई जाती है। इसमें कई चोटियां 20,000 फीट से अधिक ऊंची हैं। मैं ऊंचाई के माप के चक्कर में नहीं हूं, ना इनसे होड़ लगाने के पक्ष में हूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत किसान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से और पहाड़ों से युवक युवतियां आए और पहले तो स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें, उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुव्वत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, युवक युवतियां किल्लौल करें तो वह भी हर्षित हो। अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है। वह इस युवा अट्टहास की गर्मी से कुछ तो पिघले। यह एक युवा निमंत्रण है। लाहुल की तरह ही स्पीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। कहीं मैंने 6 ऋतुओं का बखान किया है, वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक वसंत ऋतु है। शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर देखा जा सकता है। स्पीति में बसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है। बसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना हरियाली आती है, ना वह गंध होती है। दिसंबर में घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, अप्रैल मई तक रहती है। यह ठंडक भी लाहुल से ज्यादा पड़ती है। नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं तेज चलती है। मुंह, हाथ और जो खुले अंग हैं उनमें जैसे सूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है। मध्य हिमालय मानसून की पहुंच से परे है। यहाँ बरखा बहार नहीं है। कालिदास का अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा तो ऋतु संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। यह वर्षा वर्णन
से इस प्रकार शुरू होता है। वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। हम काजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का भी पिछला पहर है। इस समय कौन है? लैंप की लौ तेज की खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुंह को हाथ जैसा छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंग छेन को हवा बज रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही थी। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी। मैं बिस्तर में पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा, चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे हैं कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों बाद बारिश हुई है। तो इस प्रकार बच्चों, ये हमने पाठ पढ़ा है पूरा स्पीति में बारिश, कृष्णनाथ द्वारा लिखा गया यात्रा वृतांत स्पीति का, कि स्पीति में जो उन्होंने यात्रा की थी उसका उन्होंने जो यात्रा वृतांत लिखा, यह मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ाया है। इसी के साथ में अभी मैं आपको इस पाठ के क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। चलिए बच्चों, अब प्रारंभ करेंगे आज हम स्पीति में बारिश, इसके क्वेश्चन आंसर। चलिए बच्चों, हम प्रारंभ करते हैं स्पीति में बारिश के क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता, क्यों? इसका आंसर देखिए। स्पीति ऊंची पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। यहाँ पहुंचने का रास्ता दुर्गम है। अत्यधिक ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इसका इतिहास भी बहुत कम रहा है। यहाँ का जीवन सीमित जनसंख्या वाला है, क्योंकि न यहाँ आने जाने के रास्ते और न संपर्क करने के साधन हैं। यहाँ 8-9 महीने शीत ऋतु छाई रहती है, जिसके कारण लोग बाहर नहीं निकल पाते और शेष महीनों में बसंत ऋतु आती है। इतने में यहाँ का जनजीवन सामान्य नहीं होता। अतः भौगोलिक परिस्थिति के कारण यहाँ इतिहास का निर्माण ही नहीं हो पाया। इसके साथ ही यहाँ ना कोई उल्लेखनीय घटनाएं घट सकी। इन सभी कारणों से इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसके ऊपर स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? इसका आंसर, स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ के विरल निवासी संचार के साधनों से रहित होने के कारण आपस में एक दूसरे से कटे रहते हैं। यहाँ ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी और वायुमंडल के दबाव के कारण हरियाली और पेड़ों का अभाव है, जिससे यहाँ के निवासियों को सर्दी में अपने घरों को गर्म रखने के लिए लकड़ियां तक प्राप्त नहीं होती हैं। 8-9 महीने शीत ऋतु का प्रकोप छाए रहने के कारण वे घर से बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। फसल के नाम पर यहाँ साल भर में एक बार जौ, गेहूं, मटर और सरसों होती है। इन्हीं से जीवन यापन करना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ के रास्ते चलने की दृष्टि से अधिक दुर्गम हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? स्पीति के दक्षिण में जो पर्वत श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। लेखक का इस संबंध में मानना यह है कि इस श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर रखा गया है, क्योंकि ओम मणि पद्मे हुम बौद्धों का बीज मंत्र है और यहाँ के पहाड़ियों में इस मंत्र का जाप और प्रचार खूब हुआ है। इसलिए लेखक माने पहाड़ियों का नाम इस मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में है। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, ये माने की पहाड़ियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? इसका आंसर, लेखक ने बतलाया है कि माने पहाड़ियों पर बूढ़े लामों ने माने मंत्र का खूब जाप किया है, जिसके कारण इन पहाड़ियों का वातावरण अत्यंत बोझिल, गंभीर और उदास सा हो गया है। परिणाम स्वरूप इन पहाड़ियों पर जीवन की चहल पहल दिखाई नहीं देती है। ऐसी स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए लेखक युवा वर्ग से आग्रह करता है कि वे यहाँ आएं और इन पहाड़ियों पर आरोहण करें, जिससे यहाँ का वातावरण उनकी चहल पहल, क्रीड़ा, कौतुक, उनके क्रियाकलापों से आनंदपूर्ण हो सके। यह युवा वर्ग ही कर सकता है और उसी की सामर्थ्य में है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने बतलाया है कि स्पीति में वर्षा न के बराबर होती है, क्योंकि यह मानसून की पहुंच से परे है। लेखक ने जब यहाँ पहुंचने पर वर्षा की बूंदों की आवाज सुनी तो कहने लगा था कि वर्षा एक घटना है, सुखद संयोग है। इसलिए यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। जिस दिन यहाँ कभी वर्षा होती है उसे यहाँ के निवासी सुख का चिन्ह मानते हैं।
छठा क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार से ये भिन्न है, इसके कारण लिखने हैं। उत्तर देखिए, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से इस प्रकार भिन्न है, यहाँ की पहाड़ियां अन्य पर्वतीय स्थलों से अधिक ऊंची हैं, उनकी ऊंचाई 13,000 से 21,000 फीट तक है, ये अत्यंत दुर्गम है। दूसरा नंबर जो है कारण, यहाँ वर्षा न के बराबर होती है, इसलिए यहाँ न हरियाली है और न पेड़। यहाँ मुख्य रूप से 2 ऋतुएं ही होती हैं, 8-9 माह तक शीत का प्रकोप छाया रहता है, तेज सर्दी के कारण यहाँ के निवासी घर से बाहर तक नहीं निकल पाते हैं। चौथा, यहाँ फसल के नाम पर गेहूं, जौ, सरसों और मटर ही होती है। पांचवा कारण, यहाँ के पहाड़ नंगे और वीरान हैं, जनसंख्या बहुत कम है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर वर्षा, हरियाली, आने जाने की सुगमता, प्राकृतिक सौंदर्य आंखों को आकर्षित करने वाला, सुखद और आनंददायक है। अतः स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों जैसे कश्मीर, शिमला, कुल्लू, मनाली आदि से भिन्न है, इसीलिए यहाँ पर्यटक नहीं आते हैं। तो बच्चों, आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में कृष्णनाथ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश की को पढ़ाया है और उसके क्वेश्चन आंसर भी कराए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिल सकें।